All welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting MPA 016 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे और अगर इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो भी नहीं देखे तो आपको वो वन प्लेस में ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। एंड MPA 016 का मैंने एक अलग से फोल्डर बना दिया जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो वन प्लेस में मिल जाएगी ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम। राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 2 की तो हमें बात करनी है ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पीपल की प्रेफरेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। राइट ऐसे क्या लोगों की प्रेफरेंसेस है या ऐसे फैक्टर्स क्या है जो लोगों की प्रेफरेंसेस को चेंज कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम कोई भी आंसर स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है सोसाइटी में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या एस्पेक्ट है सोशल स्ट्रक्चर का जो कि डीपली इन्फ्लुएंस होता है सोशोलॉजिकली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। राइट अगर हम कोई भी रिसोर्सेज की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, और जो डिफरेंट फैक्टर्स है वेदर दैट इज सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर कल्चरल फैक्टर्स उन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्हीं फैक्टर्स के बारे में अभी हमें बात करनी है। राइट तो पीपल की जो प्रेफरेंस है वो कैसे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो उनकी सोशल लोकेशन, एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज से कहीं ना कहीं शेप होती है। तो ये जितने भी प्रेफरेंसेस है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट सोशल नॉर्म्स, इनइक्वालिटीज़ और पावर डायनामिक्स को दर्शाते हैं। नाउ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे वो क्लास हो, इनकम हो या फिर वेल्थ हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंस को शेप करने में। कैसे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी हद तक शेप करता है। जो कि अपर क्लास प्रेफरेंस है, जो वेल्दियर इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं मेरिटोक्रेटिक या फिर मार्केट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन को, और वो आर्ग्यू करते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो इंडिविजुअल के एफर्ट और मार्केट एफिशिएंसी के बेसिस पे बंटने चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। वहीं पे लोअर क्लास प्रेफरेंस बोलते हैं कि जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं वो बोलते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज आनी चाहिए जो कि इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में बात करें। एग्जाम्पल, जब हम डिबेट के बारे में बात करते हैं, जो वो हेल्थ केयर हो, अफ्लुएंट ग्रुप्स हो, तो वो मे बी प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करे, लेकिन वहीं पे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज बोले कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर आना चाहिए, पब्लिक हेल्थ केयर आना चाहिए, हेल्थ केयर एक्सेसिबल होनी चाहिए बिकॉज दैट इज द बेसिक नीड ऑफ एनी ह्यूमन। राइट वहीं पे सेकंड हमारा आ जाता है कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। अब जितने भी कल्चरल बिलीव्स हैं, चाहे वो फेयरनेस हो, जस्टिस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जो सोसाइटी, जो इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन है, चाहे वो यूएस हो, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरिट बेस्ड एलोकेशन के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं। वहीं पे कलेक्टिविस्ट कल्चर होते हैं जो कि जो जितनी भी कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, जापान हो, इंडिया हो, वो प्राइटराइज करते हैं कम्युनल वेलफेयर एंड इक्विटी के ऊपर, जहाँ पे वो डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंडिजिनियस कम्युनिटीज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कम्युनल ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज एक कलेक्टिवली कल्चर वैल्यू की तरह देखे जाते हैं। राइट वहीं पे अगर पॉलिटिकली आइडियोलॉजीज देखें तो जो पीपल हैं, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली शेप कर रही हैं कि कैसे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और या क्या उनके व्यूज़ है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हुए दिखते हैं। जहाँ पे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज देखने को मिलते हैं जो कि फेवर कर रही है रीडिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वो इक्वालिटी को अचीव कर सके और डिस्पैरिटीज को रिड्यूस कर सके इनकम के। वहीं पे सपोर्टर्स कहीं ना कहीं एडवोकेट करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स को। वहीं पे अगर राइट विंग आइडियोलॉजीज को देखो तो ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो कम से कम होना चाहिए और मार्केट बेस्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिसीज इंश्योर कर रही है एक्सटेंसिव वेलफेयर प्रोग्राम जो रिफ्लेक्ट करती है एगैलिटेरियन आइडियोलॉजीज को। राइट वहीं पे जब फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं तो सोशल इनइक्वालिटीज और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे जो इन्फ्लुएंस है
रिसोर्सेज का, वो कैसे देखा जाता है? जब हम एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज देखते हैं सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री और स्ट्रक्चरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं कि करेक्टिव मेजर्स आने चाहिए, चाहे वो अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे आए या रिपेरेशंस के तौर पे आए, ताकि जो जितने भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुए उनको एड्रेस की जाए और उनके बारे में बात होनी चाहिए। एग्जाम्पल, जब डिमांड की थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की पोस्ट अपराइट साउथ अफ्रीका में, तो वो स्टेम हुआ था हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज की वजह से, जो कि क्रिएट हुई थी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो उन्होंने डिमांड किया था कि जो पहले जो लैंड है, एक मेजर जो सोसाइटी का जो एलीट ग्रुप है उनके पास जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है उन्हीं के पास है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फिर से उन्होंने मांग की थी विद इन द साउथ अफ्रीकन सोसाइटी। ना फिफ्थ हमारा एजुकेशन एंड अवेयरनेस आ जाती है। तो एजुकेशन शेप करती है कि कैसे इंडिविजुअल्स इन इक्वालिटी को परसीव कर रहे हैं, और जो उनकी प्रेफरेंसेस है उसको एड्रेस करने की, वो कैसे शेप हो रही है, चेंज हो रही है। तो फर्स्ट हमारा हायर एजुकेशन। तो जितने भी एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं एडवोकेट कर सकते हैं कि ऐसी पॉलिसीज आए जो सोशल इक्विटी प्रमोट करे, राइट? जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या फिर यूनिवर्सल एजुकेशन। वहीं पर अगर लैक ऑफ अवेयरनेस की बात करें, तो लिमिटेड जो एक्सेस होती है एजुकेशन को, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ला सकती है लोगों के अंदर डिस्पैरिटीज का, डिफरेंसेस का। अगर जिसके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो सोचेगा तो नेचुरल है और इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अवेयरनेस कैंपेन्स इन इंडिया अबाउट द राइट टू फूड एक्ट हैज लेड टू एन इंक्रीज्ड पब्लिक डिमांड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड रिसोर्सेज, राइट? जब कोई भी कैंपेन आती है, फिर किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस आती है, तो वो कहीं ना कहीं इक्विटेबल या फिर मांग करते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इन चीज़ों की जो एक डिमांड है, सप्लाई है, वो सोसाइटी के अंदर इक्वली रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। अब ग्रुप आइडेंटिटी एंड सॉलिडारिटी के तरफ क्या देखा गया है, जैसे कि ग्रुप एफिलिएशन, जो वो कास्ट हो, एथनिसिटी हो, रिलीजन हो या फिर जेंडर हो, वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जहाँ पे एथनिक या कास्ट बेस्ड ग्रुप है, जो कम्युनिटीज डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिमांड करती हैं टारगेटेड रिसोर्सेज एलोकेशन का। वहीं पे रिलीजियस सॉलिडारिटी में मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में कुछ ग्रुप प्रायोरिटाइज करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज, ताकि एक हार्मनी देखने को मिले। एग्जाम्पल, जब इंडिया के केस में रिजर्वेशन देखते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटीज हो, एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो वो डिमांड करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कास्ट आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। कास्ट के बेसिस पे ही तो वो मांग रहे हैं कि हमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन मिलनी चाहिए, और हम रिजर्वेशन में इसलिए बिकॉज हमें जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड वो इक्वली नहीं है, हम कहीं ना कहीं रिसोर्सेज लैक कर रहे हैं जो कि बाकी कम्युनिटीज़ को मिल रहे हैं। वहीं पे ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी शेप करते कि कैसे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब सपोर्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो प्रोपोनेंट्स हैं वो आर्ग्यू करे कि ओपन मार्केट और कॉम्पिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। वहीं पे रेजिस्टेंस टू इनइक्वालिटी, जो क्रिटिक है ग्लोबलाइजेशन के, वो हाईलाइट करते कि जो रोल है ग्लोबलाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है रिच और पुअर के बीच में, और वो डिमांड कर रहे कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। एग्जाम्पल, जब हम डिबेट देखते हैं रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन के ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वो कहीं ना कहीं पिट देखने को हमें मिलता है लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर, जो कि डिमांड कर रहे हैं इक्विटेबल बेनिफिट्स अगेंस्ट ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रॉफिट मोटिव्स, राइट? वहीं पे क्राइसिस एंड स्कार्सिटी। अब जितने भी रिसोर्स स्कार्स हो रहे हैं या फिर क्राइसिस है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो, पेंडेमिक्स हो, वो लोगों को परसीव है, या फिर जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नीड के ऊपर, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे शेयर्ड सेक्रीफाइसेस देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग क्राइसिस सोसाइटीज़ कहीं ना कहीं शेयर्ड सेक्रीफाइसेस की बात करती है और फेयर एलोकेशन की बात करती है। जो लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यूरिंग पेंडेमिक या फिर ड्यूरिंग एनी क्राइसिस कम हो जाते, लिमिटेड हो जाते। एग्जाम्पल, कोविड-19 पेंडेमिक ने हाईलाइट किया था कि एक डिमांड आनी चाहिए जहाँ पे वैक्सीन की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, दोनों नेशन के बीच में भी और नेशन के अंदर कम्युनिटीज के बीच में भी। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि जब हम पीपल प्रेफरेंस की बात करते हैं,
रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में वो उनके सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से शेप होता है, एज वेल एज कल्चरल वैल्यूज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी शो होते हैं। सोशोलॉजिकली ये सारी प्रेफरेंसेस रिफ्लेक्ट करें कि जो ब्रॉडर पैटर्न है इनक्वालिटी का, पावर का और सोशल कोहेजन का। अब जब हम इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाता है कि ऐसी पॉलिसीज डिज़ाइन की जाए जो कि इन डिफरेंसेस को, डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करे और फेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी लेके आए विद इन द रिसोर्स एलोकेशन, राइट। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने देखा कि कैसे डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और कैसे हम एडवोकेट कर सकते हैं, अपनी वॉइस उठा सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, एंड डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए स्पेशल इंटरवेंशन लेके आए ताकि उनको भी इक्विटेबल रिसोर्सेज मिल रहे हैं एंड अदर कम्युनिटीज़ के मुकाबले उनको ज़्यादा मिल रहे हैं बिकॉज वो डिप्राइव्ड हैं, वो इतने टाइम से डिप्राइव्ड हुए हैं। देन वो उनका हक बनता है कि जो पहले के टाइम पे उनको नहीं मिले वो आज के टाइम पे अपने रिसोर्सेज अपने हक से ले, राइट। इसलिए आप रिजर्वेशन भी देखने को मिलते हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स भी देखने को मिली हैं जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। विद एजुकेशन एंड अवेयरनेस लोगों को ये चीज़ें पता चल रही हैं, राइट। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 2 MPA 016 का। अगर आप ऐसे ऐसे अच्छे कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 3। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।